नमस्कार, वक्त हो गया है कचहरी का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाली। आज सबसे पहले देश के लाखों छात्रों की बात करेंगे जो स्कूल से पढ़कर आते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें YouTube पर अपने सब्जेक्ट का वीडियो ढूंढकर स्टडी करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर कैसे बनते हैं खान सर जैसे टीचर्स? आज कचहरी में ये फाइल खोलेंगे। कचहरी में देश के लिए चिंता की फाइल एक रिपोर्ट से भी आई है, क्योंकि रिपोर्ट यह है कि भारत अमीर होने से पहले, विकसित बनने से पहले बूढ़ा हो सकता है क्या? क्या भारत भी जापान वाली कैटेगरी में जाने वाला है? रिपोर्ट के पन्ने आपके लिए खोलेंगे। ठीक 10:30 बजे आपको गूगल कंपनी का मच्छर कनेक्शन दिखाएंगे। दुनिया मच्छर मारती है, लेकिन गूगल मच्छर पैदा कर रहा है। इससे होगा क्या? ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले देखिए देश के एजुकेशन सिस्टम पर विशेष रिपोर्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने बच्चों के एडमिशन, उनकी स्कूल फीस, किताबों के सेट और यूनिफॉर्म के लिए अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके बच्चे स्कूल से आकर घर पर फोन पर या फिर लैपटॉप खोलकर YouTube पर ऑनलाइन टीचर्स से क्यों पढ़ने लगते हैं? उन्हें वो ऑनलाइन एजुकेटर्स पसंद क्यों आते हैं? आपके बच्चों को जो स्कूल के क्लासरूम में समझ नहीं आता, उसके दिमाग में ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स का 10 या 15 मिनट का वीडियो कैसे छप जाता है? तो कचहरी में फाइल खोलेंगे उस एजुकेशन सिस्टम की जिसके फॉल्ट से खान सर जैसे ऑनलाइन टीचर्स पैदा होते हैं। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर खान सर जैसे ऑनलाइन टीचर्स इतने पॉपुलर कैसे हो जाते हैं? अपने स्कूल के टीचर्स की बजाय बच्चे इन ऑनलाइन टीचर्स की शरण में क्यों जाते हैं? बच्चों को खान सर जैसे एजुकेटर्स ज्यादा कंफर्टेबल क्यों लगते हैं? लंच में अगर आप देखेंगे तो रोटी चाट हो रहेगी और आपको थोड़ा सा चावल और दाल दिया जाएगा। सब्जी कोई भी मौसमी सब्जी हो सकती है। दाल इतना रहेगा कि वो पानी की तरह पतला रहेगा दाल। देश आजाद करने की जिम्मेदारी मिली थी, वो आजाद करके चले गए। ऐसे ही हमारे खान सर है जिन्होंने शिक्षा जगत के अंदर एक क्रांति लाई है और एजुकेशन को बहुत ज्यादा सस्ता बना दिया, इतना अफोर्डेबल बना दिया कि हर गरीब बच्चा, हर किसान का बच्चा आज अपने घर बैठे आसानी से UPSC, SSC कोई सा भी सरकारी एग्जाम हो उसे आसानी से क्लियर कर सकता है। इस वीडियो में आपने कुछ गौर किया? खान सर कितने चुटीले और देसी अंदाज में और आम बोलचाल की भाषा में बड़े ही सरल सहज तरीके से किसी विषय को समझा रहे हैं। खान सर की बदौलत आज पूरा भरोसा है। जाहिर है सबसे ज्यादा मैटर करता है पढ़ाने का अंदाज। ऐसा अंदाज जो किसी भी कठिन से कठिन चैप्टर को बच्चों के दिमाग में फौरन बैठा दे, किसी भी विषय की सारी गांठ खोलकर रखे। अपने आप को ज्यादा दिन के नहीं, 1-1.5 साल के लिए झोंक दीजिए। अपने आप को झोंक दीजिए। देखिए जब अंतरिक्ष में कोई रॉकेट जाता है ना, तो रॉकेट केवल उसको भारत पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कराता है। जब वो अंतरिक्ष में चला जाता है ना, शून्य ग्रेविटी में जब चला जाता है, तो जीवन भर वो चक्कर लगाता है। वैसे ही बस आपको अपने बूस्टर की जरूरत है। एक बार ये बेरोजगारी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर हो जाइए, पूरा जीवन चक्कर लगाइएगा। अब सवाल ये आता है कि जो काम खान सर जैसे ऑनलाइन एजुकेटर्स या यूट्यूबर्स कर रहे हैं, वो स्कूल के टीचर्स क्यों नहीं कर पाते? उनके पास सारे संसाधन हैं, पूरा ढांचा है, पूरा सिस्टम है। आखिर पढ़ाने और बच्चों को समझाने के मामले में चूक कहाँ हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि टीचर्स बच्चों को बड़े कठिन तरीके से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं और उनका पढ़ाने का तरीका बच्चों को बड़ा बोझिल लगता हो? या फिर ऐसा तो नहीं कि स्कूल्स के टीचर काम के बोझ से ज्यादा दबे हैं और उनकी प्राथमिकता बच्चों को जानकारी देना या समझदार बनाने से ज्यादा सिर्फ सिलेबस पूरा करवाना है? या फिर ऐसा तो नहीं कि स्कूल में बच्चों को पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पा रहा? सवाल फिर ये भी है, क्या हमारी क्लासेस ओवरलोडेड हैं? राइट टू एजुकेशन एक्ट तो कहता है कि स्कूल्स में प्राइमरी में 30 बच्चों पर एक टीचर और अपर प्राइमरी लेवल पर 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। लेकिन इस जन्नत की हकीकत क्या है, ये हर स्कूल को पता है और हर पेरेंट्स जानते हैं।
सरकार संसद में बता चुकी है कि पूरे देश में शिक्षकों के लगभग 7.5 लाख पद खाली हैं और प्राइवेट स्कूल्स में इतनी भीड़ है कि एक एक क्लास के कई सेक्शंस बना दिए जाते हैं। ऐसे में ये बड़ी चुनौती हो जाती है कि क्लास में इतनी भीड़ भाड़ में बच्चे कैसे समझेंगे और टीचर कैसे समझा पाएंगे। लेकिन फिर भी ये सवाल उठेगा कि भीड़ भाड़ तो खान सर जैसे ऑनलाइन टीचर्स की क्लास में भी होती है, लेकिन फिर भी वो बड़े रोचक तरीके से समझाते हैं। देखिएगा, शेर को पता है कि हम ज्यादा देर नहीं दौड़ पाएंगे, इसलिए शिकार के पास आने की कोशिश करता है, एकदम घात लगाता है, चोर की तरह छुपा रहता है, जबकि जंगल का राजा है, चोर की तरह। उसे पता है हम ज्यादा देर नहीं दौड़ पाएंगे। प्रेसिजन अगर नहीं है ना आपके पास, आज इतना पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कोई फोन आ गया, कोई भूख लग गया, ये हो गया, ये सब बाद में। आज पढ़ेंगे मतलब पढ़ेंगे। असल में क्लास में टीचर्स का पढ़ाया हुआ बच्चे के दिमाग में ना बैठ पाने का जो संकट है, उसी ने सबसे पहले ट्यूशन की प्रवृत्ति को पनपाया। अब तकनीक ने उसी ट्यूशन को एक नई शक्ल में ग्लोबल ब्रांड बना दिया है। इसी ने ऑनलाइन एजुकेशन के खान सर जैसे चेहरों के लिए रास्ता साफ कर दिया, वरना खान सर कोई चमत्कार थोड़े ही हैं। अब तुम लोग बंगाल के लोग मछली चावल खाते हैं तो तुम क्या समझ रहे हो हमेशा वही खाते हैं? अब भाई हम लोग भी लिट्टी चोखा बिहार के लोग खाते हैं, तो क्या केवल वही थोड़ी खाते हैं? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत में शहरी क्षेत्रों में 30% से ज्यादा बच्चे और ग्रामीण क्षेत्रों में 25% से ज्यादा बच्चे प्राइवेट ट्यूशन के भरोसे हैं। यानी बच्चे अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए ऐसे ही प्राइवेट ट्यूटर्स या एजुकेटर्स के पास चले जाते हैं, जहां पर उनके माता पिता का अतिरिक्त पैसा खर्च हो रहा है। तो फिर ये ट्रेंड हमें क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा। स्कूल्स ने उनको रट्टा मारना सिखा दिया है, वरना ये हाल नहीं होता तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बता रही है, जो सर्वे है उनका, कि 8वीं के करीब 29% बच्चे दूसरी क्लास का पाठ पढ़ नहीं पाते। 54% बच्चे साधारण गणित भी नहीं कर पाते। 5वीं के बच्चों की हालत भी चिंताजनक है। 5वीं के आधे बच्चे दूसरी क्लास का पाठ नहीं पढ़ पाते। तो स्कूल्स का एक टारगेट है कि मार्च तक सिलेबस पूरा होना चाहिए, चाहे बच्चों के दिमाग में कुछ जाए या ना जाए। रट्टा मारो, एग्जाम पास करो। लेकिन जब यही बच्चा YouTube पर आता है और खान सर अपनी सहज, सरल और देसी अंदाज में जब हंसाते हंसाते कोई मुश्किल चैप्टर समझा देते हैं, तो वो भूलता नहीं। हमारे एजुकेशन सिस्टम का यही फॉल्ट खान सर जैसे ऑनलाइन एजुकेटर्स के लिए रास्ता खोलता है, उन्हें चमकने का, उन्हें पॉपुलर होने का, उन्हें सेलिब्रिटी स्टेटस देता है। मतलब खान सर के सपोर्ट में ही हम लोग खड़े हैं। खान सर का ही सपोर्ट करेंगे और मरते दम तक करेंगे। और खान सर का जो पढ़ाने का जो तरीका है बहुत ही लाजवाब है। सवाल यह है कि जो काम लाखों की फीस लेने वाले स्कूल नहीं कर पा रहे, वो एक शख्स कैमरे के सामने कैसे कर पा रहा है। वैसे एक सच ये भी है कि खान सर जैसे ऑनलाइन टीचर्स का गांव-गांव तक पहुंचना तकनीक के सहारे ही संभव हो पाया। आज भारत के आधे से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स गांव में हैं। देश के 57% से ज्यादा एक्टिव इंटरनेट यूजर ग्रामीण इलाकों से आते हैं। गांव में इंटरनेट इस्तेमाल शहरों के मुकाबले करीब 4 गुना तेजी से बढ़ा है। तो एक तरफ वो प्राइवेट स्कूल हैं जहां एडमिशन के लिए मोटी फीस का खेल चलता है, और दूसरी तरफ वो टीचर्स हैं जो देश के सबसे आखिरी कोने में बैठे बच्चे को भी उसकी भाषा में, चुटीले अंदाज में रॉकेट साइंस समझा देते हैं। और इसीलिए खान सर जैसे लोग सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि ये हमारे देश में शिक्षा के लोकतांत्रिकरण का चेहरा भी हैं, जिन्होंने महंगी पढ़ाई की दीवार को ढा दिया है। वरना कोटक म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट बता रही है कि देश में एजुकेशन इन्फ्लेशन यानी पढ़ाई की महंगाई हर साल 10 से 12% की दर से बढ़ रही है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना माता पिता को काफी भारी पड़ रहा है, लेकिन उन्हें तब ज्यादा निराशा होती है जब स्कूल वालों का ध्यान सेक्शन बढ़ाने और नोट छापने पर होता है, लेकिन बच्चों के दिमाग का सेक्शन खाली रह जाता है, जिसे भरने के लिए खान सर जैसे टीचर्स को आगे आना पड़ा। यही वो पहलू है जिस पर आज सोचे जाने की जरूरत है। तो भारतीय परिवार कई तरह के द्वंद्वों से गुजर रहे हैं। महंगी शिक्षा और भविष्य में करियर को लेकर बढ़ने वाली चुनौतियों ने हर कपल को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि वो अपनी फैमिली का साइज क्या रखें। हालांकि फैमिली प्लानिंग के मामले में उन्हें समय समय पर घर वालों, रिश्तेदारों से लेकर सोसाइटी और धर्मगुरुओं तक से सलाहें मिलती रहती हैं, लेकिन भारतीय कपल ने इस मामले में किसी की नहीं सुनी। उन्होंने सिर्फ अपनी जेब की सुनी
अपनी हैसियत देखी, अपने रिसोर्सेज देखे, अपनी सेविंग्स पर नजर दौड़ाई और जितनी चादर थी उतने ही पांव पसारने में भलाई समझी। और इसी का नतीजा है कि हमारे देश में जन्म दर में गिरावट आ गई है। इस दौर के पति पत्नी ज्यादा बच्चे पैदा करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, चाहे कोई उन्हें धर्म के खतरे में होने की दुहाई देकर ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहतें दे रहे हों। लेकिन नए भारतीय कपल को पता है कि उनके सामने असली खतरे क्या है। अब हर भारतीय महिला औसतन 2 से कम बच्चे पैदा कर रही है और ये ऑफिशियल डेटा है। द इकोनॉमिस्ट ने इसे चिंताजनक बताते हुए जो रिपोर्ट छापी है उसे इलॉन मस्क तक ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। रिपोर्ट के मुताबिक देश की कुल प्रजनन दर, यानी आसान शब्दों में कहें तो कपल में बच्चे पैदा करने की दर घटकर 1.9 रह गई है। मतलब वो अब 2 से भी कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे है। इसका मतलब यह है कि औसत भारतीय कपल अब उतने बच्चे पैदा नहीं कर रहे जितने देश की आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। यानी देश में जितने लोग धीरे धीरे बूढ़े होंगे या दुनिया छोड़ेंगे, उनकी जगह लेने के लिए जितने बच्चे पैदा होने चाहिए वो नहीं होंगे। तो इससे होगा ये कि एक वक्त में देश की आबादी घटने लगेगी। हालांकि फिलहाल आबादी कुछ समय तक बढ़ती रहेगी क्योंकि आज के बच्चे आगे चलकर माता पिता बनेंगे, उनकी संतानें होंगी। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि अगर प्रजनन दर फिर से 2.15 से ऊपर नहीं गई तो भविष्य में भारत की आबादी घटना तय है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत की आबादी 2060 के दशक की शुरुआत तक बढ़कर लगभग 1.7 अरब तक पहुंच सकती है और फिर धीरे धीरे घटने लगेगी। संभावना यह है कि जिस तरह से ट्रेंड बढ़ रहा है उससे प्रजनन दर और नीचे आएगी, जिससे आबादी सिकुड़ने की प्रक्रिया और तेज हो सकती है। जैसे दिल्ली में प्रजनन दर सिर्फ 1.2 रह गई, यानी दिल्ली में एक विवाहित महिला सिर्फ एक बच्चा ही पैदा कर रही है। देश के कई राज्यों में तो अब जन्म दर यूरोप के अमीर देशों जैसी हो गई है, जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल। इन तीनों राज्यों की प्रजनन दर 1.3 है, जो यूरोप के देश फिनलैंड के बराबर है। महाराष्ट्र में जन्म दर अब 1.4 है, जिसकी स्थिति इस मामले में लगभग नॉर्वे जैसी हो गई है। काफी समय तक जानकारों को लगता था कि उत्तर भारत के गरीब राज्य भारत के डेमोग्राफिक चेंजेस को धीमा करेंगे, लेकिन अब वो भी देश के समृद्ध और कम भीड़भाड़ वाले हिस्सों की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनकी नजर भी महाराष्ट्र, केरल जैसे समृद्ध राज्यों की तरफ है। विडंबना देखिए कि हमारे देश में हर समस्या के लिए बढ़ती आबादी को कोसने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं, लेकिन अब समय का चक्र घूम रहा है। कुछ लोगों को घटती आबादी अच्छी खबर लग सकती है, क्योंकि देश का बुनियादी ढांचा अक्सर कम पड़ता दिखाई देता है। लेकिन कम बच्चों वाला भारत पूरी तरह सुकून देने वाली तस्वीर भी नहीं है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि भारत अमीर बनने से पहले बूढ़ा हो सकता है। यानी देश की आबादी बुजुर्ग होने लगेगी, जबकि आर्थिक समृद्धि अभी उतनी नहीं आई होगी। इसका असर सिर्फ जनसंख्या तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति, ये हर क्षेत्र में महसूस होगा। आपको हमने कचहरी में कुछ समय पहले रिपोर्ट बताई थी कि कैसे आंध्र प्रदेश की सरकार ने ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स रखे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि उस देश में यह हो रहा है जहां जनसंख्या को काबू करने के लिए कितने ही अभियान चलाए गए। कई लोगों को याद होगा, दीवारों पर बाकायदा सरकारी नारे लिखे होते थे कि 2 या 3 बच्चे ही काफी हैं। ये नारा बाद में हम दो हमारे दो के स्लोगन में बदल गया। लेकिन अब भारतीय कपल में बच्चे पैदा करने की दर 2 भी नहीं रह गई। यही ट्रेंड रहा तो भारत की आबादी भविष्य में घटने लगेगी। दुनिया में कभी यहूदियों की आबादी भी घट गई थी। हालांकि इसकी वजह फर्टिलिटी रेट नहीं थी, बल्कि 20वीं सदी का वो भयानक नरसंहार था जिसके लिए जर्मन तानाशाह हिटलर आज तक बदनाम है। लेकिन बाद में यहूदियों का अपना देश बना इजराइल। आज इजराइल इतना ताकतवर हो गया है कि वो अपने आका अमेरिका तक की भी नहीं सुन रहा है। तो इजराइल ने पश्चिम एशिया में जंग को दोबारा भड़का दिया है। उसने ईरान पर हमले किए। लेकिन आज हमारा सवाल सिर्फ इस मिलिट्री एस्केलेशन पर नहीं है। आज सवाल उस समीकरण पर है जो इस पूरी आग को हवा दे रहा है। कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सख्त हिदायत दी थी, डांटा तक था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नेतन्याहू ने तो फिर वही किया जो उनके रणनीतिक हित में था। लेबनान की आड़ में ईरान से जंग शुरू कर दी। ये सिचुएशन अमेरिका के लिए चिंता की बात है, क्योंकि वो ईरान से डील करना चाहता है और नेतन्याहू ऐसा होने नहीं देते।
तो आखिर वॉशिंगटन की ऐसी क्या मजबूरी है कि सुपर पावर अमेरिका तेल अवीव के सामने बेचारा नजर आता है? कचहरी में इन्हीं सवालों का जवाब देती ये रिपोर्ट। रविवार रात इन धमाकों ने सीजफायर को लगभग खत्म कर दिया। ईरान के आसमान से इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। ईरान की IRGC इसे लेबनान में हिजबुल्लाह पर हुए हमलों का रिटेलिएशन कहती है। इसके जवाब में इजराइल ने मिसाइलों से तेहरान, तबरीज और इस्फहान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। 8 अप्रैल के बाद जो सीज फायर हुआ उसके उल्लंघन की जिम्मेदारी अमेरिका की ही है। इस इलाके में जो कुछ भी होता है, चाहे अमेरिका खुद युद्ध विराम का उल्लंघन करे, ईरानी कमर्शियल जहाजों पर घुसपैठ कराए या देश के दक्षिणी क्षेत्रों में घुसपैठ करे, या फिर लेबनान में जायोनी शासन द्वारा या हमारे क्षेत्र में ऐसे उल्लंघन किए जाएं, इसमें अमेरिका की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी निर्विवाद है और तनाव बढ़ने के किसी भी परिणाम की जिम्मेदारी भी अमेरिका पर ही होगी। ईरान कहता है सब अमेरिका के इशारों पर हो रहा है, लेकिन अमेरिका नेतन्याहू को रोकने का दम भरता है, पर हमले जारी हैं। सवाल है अमेरिका की मजबूरी क्या है? दरअसल पैसों की ताकत से इजराइल अमेरिकी व्यवस्था में दबदबा रखता है। अमेरिका में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को करोड़ों अरबों डॉलर के फंड की जरूरत होती है। इजरायली लॉबी अमेरिकी सांसदों और राष्ट्रपतियों के चुनाव प्रचार में पानी की तरह पैसा बहाती है। अगर कोई अमेरिकी नेता इजराइल के खिलाफ बयान देता है तो ये लॉबी उसके विरोधी उम्मीदवार को भारी भरकम फंड देकर उसे हरवाने की पूरी ताकत लगा देती है। इनके अलावा अमेरिका का बहुत बड़ा ईसाई समुदाय क्रिश्चियन इवेंजेलिकल्स है, जो इजरायली मान्यता को सपोर्ट करते हैं। इन्हें नाराज करने का मतलब चुनाव में सीधी हार। इसीलिए ट्रंप और नेतन्याहू फोन पर बात भी करते हैं। ट्रंप झटके लगाते हैं, मगर फिर कहते हैं सब ठीक है। We've been great comrades. We did a very, very big number on a certain country that was nothing but trouble for 47 years. I disagree with him on a couple of things. I'd like to see Lebanon have a better life. I'd like to see a more surgical attack on Hezbollah. I think it should be more surgical. And we can help them with that, or we can recommend Syria. Syria is doing a very good job of cleaning up their act. वहीं नेतन्याहू भी कहते हैं कि फोन पर छोटी मोटी बात होती रहती है, वो ट्रंप की बात सुनते हैं, लेकिन लेबनान को लेकर मिशन और विजन दोनों क्लियर है। हमले रुकेंगे नहीं, इजराइल झुकेगा नहीं। लेबनान में हमारी सेनाओं ने पिछले एक हफ्ते में ही 350 आतंकवादियों को मार गिराया है। उन्होंने ब्योफोर्ट रिज पर कब्जा कर लिया और वहां उन्हें एक विशाल भूमिगत नेटवर्क मिला। हम अपनी सीमा से सटे आतंकवादी गांवों को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। हम उन पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं और हम जानते हैं कि हिजबुल्लाह भाग रहा है। हम अपने इलाके या अपने समुदाय पर गोलीबारी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजराइल वॉर पर इसलिए भी अड़ा है क्योंकि इजराइल को जितने अरबों डॉलर के हथियार अमेरिका देता है, उससे अमेरिका की अपनी हथियार बनाने वाली कंपनियां जैसे लॉकहीड मार्टिन, रेथियोन को भारी मुनाफा होता है। इजराइल के मामले में ट्रंप की बेबसी साफ दिख रही है, लेकिन ईरान को लेकर ट्रंप इस कदर खुंदक में है कि ईरान की नेशनल फुटबॉल टीम को अमेरिका में एंट्री के लिए वो अड़ंगे पर अड़ंगा डाल रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप इस बार जिन 3 देशों में होने जा रहा है उनमें से एक अमेरिका भी है, लेकिन अमेरिका ने ईरान की टीम को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। आखिर ईरान की टीम को लेकर अमेरिका का ये डर क्या है? कचहरी में अब इसकी फाइल खोलते हैं। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने में अब बस गिनती के दिन रह गए हैं, लेकिन अमेरिका ने ईरान की फुटबॉल टीम को वीजा के चक्कर में घुमा दिया है। ईरान की फुटबॉल टीम रविवार 7 जून को मेक्सिको पहुंच चुकी है, लेकिन अमेरिका नहीं पहुंच पाई, जहां उसे शुरू के 3 मैच खेलने हैं। इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा तीनों मिलकर कर रही हैं, लेकिन अमेरिका को यह बात खटक रही है कि उसे उस ईरान की फुटबॉल टीम का वेलकम करना पड़ रहा है जिसके साथ वो जंग लड़ रहा है।
अमेरिका ईरान की टीम को वीजा देने में शुरू से ही बड़ी आनाकानी कर रहा था। अब तो उसने ईरान की फुटबॉल टीम को वीजा के झंझटों में ऐसा उलझा दिया है कि उसने खिलाड़ियों के लिए ऐन वक्त पर वीजा जारी कर दिया, लेकिन कुछ सपोर्ट स्टाफ के वीजा पर अड़ंगा डाल दिया, जिनकी संख्या लगभग 15 बताई जा रही है। जिन खिलाड़ियों के लिए वीजा जारी किया गया उसमें सबसे कठिन शर्त ये लगाई गई कि ईरान की टीम मैच के दिन ही अमेरिका में आएगी और उसी दिन वापस चली जाएगी। असल में अमेरिका को जो सबसे ज्यादा डरा रहा है वो है ईरान के फुटबॉल दस्ते में शामिल कुछ लोगों का IRGC से कनेक्शन। ईरान की फुटबॉल टीम के कई लोग इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर की मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। इस साल के फीफा वर्ल्ड कप के 3 आयोजक देशों में से 2 यानी अमेरिका और कनाडा ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को एक आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। उसी रेवोल्यूशनरी गार्ड के ट्रेंड कमांडो हैं ईरान के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी मेहदी तरेमी और एहसान हासफी। IRGC की निगरानी में ईरान में इनकी अनिवार्य सैन्य सर्विस हुई है, जिसे फारसी में सरबाजी कहा जाता है। इनके अलावा ईरान की फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष मेहदी ताज भी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स में सर्विस दे चुके हैं। अब अमेरिका ने इन खिलाड़ियों को वीजा तो दे दिया, लेकिन इन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उनकी एक एक गतिविधि पर अमेरिकी सर्विलांस होगा। The Iranian team has chosen to stay in Mexico as opposed to the United States in the beginning of the match. And we have no problem with the athletes, as we stated earlier, or their support staff. But what we're not going to allow is for them to embed in their delegation a bunch of people that we know have nothing to do with athletics and have ties to the IRGC or things of that nature. So we were going to watch that very closely, and we'll continue to watch that very closely. But by and large, I don't anticipate that problem with any other country. दरअसल ईरान में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के पुरुषों के लिए सेना में शामिल होना कानूनी रूप से जरूरी है। अनिवार्य आर्मी ट्रेनिंग आमतौर पर लगभग 18 से 24 महीने की होती है। सभी लोग फ्रंटलाइन सैनिक नहीं बनते, कुछ को सेना, कुछ को IRGC और कुछ को पुलिस या प्रशासन से जुड़े कामों में लगाया जाता है। ईरानी फुटबॉल टीम के 2 बड़े खिलाड़ी और फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष इसी IRGC से जुड़े हुए थे। इस फोर्स को खुद ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने बनाया था। ये सुप्रीम लीडर के इशारे पर ही काम करती है। आयतुल्लाह खामनेई के मारे जाने के बाद अब IRGC का कंट्रोल उनके उत्तराधिकारी मुज्तबा खामनेई के पास है। वैसे ईरान युद्ध की वजह से उनकी फुटबॉल टीम की वर्ल्ड कप की तैयारियां भी बहुत प्रभावित हुई हैं। ईरान लगभग 1 महीने पहले ही अपनी फुटबॉल टीम को देश से बाहर तुर्की भेज चुका था। वहीं उसने वर्ल्ड कप की तैयारी की। फिलहाल उसका ट्रेनिंग कैंप मेक्सिको में चल रहा है। ईरान फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप जी में है, जिसमें उसे अपने मैच अमेरिका में ही खेलने हैं। उसका पहला मैच 15 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉस एंजलिस में, दूसरा मैच 21 जून को बेल्जियम के खिलाफ लॉस एंजलिस में और तीसरा मैच 26 जून को इजिप्ट के खिलाफ अमेरिका के सियाटल में है। अगर ईरान ग्रुप मैचों में क्वालिफाई कर गया तो उसकी अगले महीने अमेरिका से टक्कर हो सकती है। कचहरी में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, क्योंकि आपको दिखाएंगे एक मच्छर ने गूगल को क्या बना दिया। बरसों पहले नाना पाटेकर ने एक फिल्म में कहा था, एक मच्छर आदमी को, मुझे पता है आगे जानते हैं आपकी क्या लाइन है, लेकिन तब किसी ने सोचा नहीं था कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल इसी डायलॉग को इतना सीरियसली ले लेगी कि 3 करोड़ से ज्यादा मच्छर पाल लेगी। मच्छर कोई पेट तो होते नहीं कि आप उन्हें पालने का शौक रखें, लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब हो सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल ने लगभग 3.25 करोड़ मच्छर पाले हुए हैं। 3.25 करोड़। वैसे मच्छरों से हमारा पाला भी बहुत पड़ता है। भारत एक मच्छर प्रधान देश है और मच्छर से परेशान देश भी। भारत में मच्छर से होने वाली प्रमुख बीमारियां जैसे डेंगू, हर साल 2 लाख लोग बीमार पड़ते हैं, 300 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। मलेरिया से भी हर साल 2 लाख लोग बीमार पड़ते हैं और 100 से ज्यादा मौतें होती हैं। मच्छरों से बचाव या मच्छर भगाने के साधनों का अपने यहाँ लगभग 1600 करोड़ रुपए का बाजार है। यानी हर साल हम और आप मॉर्टिन, ऑल आउट, कॉइल्स, तरह तरह के सामानों पर 1600 करोड़ रुपए फूंक देते हैं। फिर भी रात को कान के पास मच्छरों की वो भिनभिनाहट बंद नहीं होती। लेकिन अब इस सरदर्द का इलाज अमेरिका की सिलिकॉन वैली से आ रहा है। हम तो फिल्म में डायलॉग ही मारते रह गए और गूगल ने मच्छरों की एक नस्ल तैयार कर डाली है। और ये कोई AI जनरेटेड मच्छर नहीं है, ना ही रोबोटिक मच्छर हैं, ना ही ये कोडिंग बग्स हैं, ये असली मच्छर हैं। गूगल ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके बांझ नर मच्छरों की एक बड़ी फौज तैयार की है। और ये संख्या कोई मामूली नहीं है। ऐसे मच्छरों की संख्या 32 मिलियन
यानी 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा है। अब आपकी जिज्ञासा ये जानने में होगी कि आखिर गूगल को मच्छर पालने का ये नया शौक क्यों लगा। पहले ही क्या मच्छरों से होने वाली मुसीबत कम थी जो गूगल ने मच्छरों की इतनी विशालकाय फौज तैयार कर दी। जाहिर है इस खबर को सुनने के बाद हर किसी के दिमाग में पहला सवाल यही आएगा। तो इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे अपने जमाने की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के किरदार ठाकुर का एक बड़ा चर्चित डायलॉग है कि लोहा लोहे को काटता है। तो बस समझ लीजिए गूगल ने इसी तर्ज पर अमेरिका में मच्छरों के जरिए मच्छरों की नस्ल खत्म करने का एक बड़ा प्लान बनाया है, और वो प्लान बनाया है गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने। ये मच्छर उसने उन मच्छरों का सफाया करने के लिए पैदा किए हैं जो कि खतरनाक बीमारी फैलाते हैं। गूगल ने 3 करोड़ से ज्यादा मच्छरों को छोड़ने की अमेरिका की सरकार से अनुमति मांगी है। ये करोड़ों मच्छर कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में छोड़े जाएंगे। गूगल ने बताया है कि वो ये काम 2 साल में पूरा करेगा और हर साल 1 करोड़ 60 लाख मच्छर छोड़ेगा। अब अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA गूगल की उस मांग की समीक्षा कर रही है। दरअसल गूगल ऐसे नर मच्छर छोड़ना चाहता है जो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, ताकि धीरे धीरे मच्छरों की आबादी घट जाए। अब ये मुमकिन कैसे होगा, ये समझिए। दरअसल नर मच्छर ना तो काटते हैं और ना ही बीमारी फैलाते हैं। गूगल ने जो तकनीक अपनाई है उसमें नर मच्छरों को वोल्बाकिया नाम के एक बैक्टीरिया से संक्रमित किया जाता है। इससे वो जंगली मादा मच्छरों के साथ प्रजनन तो कर पाते हैं लेकिन संतान पैदा नहीं होती। यानी संक्रमित नर मच्छर के किसी जंगली मादा मच्छर से प्रजनन के बाद उसके अंडे फूटते नहीं हैं। गूगल के मुताबिक ऐसा होने से हर पीढ़ी के साथ मच्छरों की संख्या घटती जाती है। फिलहाल गूगल का फोकस मच्छर की एडिस प्रजाति पर है। यही मच्छर डेंगू, जीका, येलो फीवर, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के ज्यादातर मामलों को फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो गूगल जो कर रहा है इसे मच्छरों के खिलाफ इतिहास की सबसे बड़ी बायोलॉजिकल सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं। तो सोचिए एक मच्छर ने टेक कंपनी गूगल को क्या बना दिया। वैसे अगर सुंदर पिचाई की कंपनी का ये प्लान काम कर गया तो भारत के लिए भी ये गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि मच्छरों से होने वाली बीमारियों से भारत हर साल जूझता है। डेंगू से प्रभावित देशों के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में है। दुनिया भर में डेंगू के कुल मामलों में से लगभग 1/3 मामले भारत में होते हैं। मलेरिया के मामलों में भारत की ऐसी ही स्थिति है। WHO के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के कुल रिपोर्ट किए गए मामलों में से 98% मामले 3 देशों में पाए गए और इनमें भारत का हिस्सा सबसे ज्यादा 58% था। तो मच्छरों की नस्ल खत्म करने का गूगल का प्लान अमेरिका में कितना कारगर होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन उसने भारत के लिए कुछ उम्मीदें जरूर पैदा कर दी हैं। उम्मीद तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क की भी बड़ी हुई है, क्योंकि 12 जून के बाद दुनिया एक नए आर्थिक युग में प्रवेश करेगी। द एज ऑफ द ट्रिलियनियर वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इलॉन मस्क की कुल संपत्ति $970 बिलियन तक पहुंच गई है। 12 जून को उनकी कंपनी स्पेसएक्स का IPO आ रहा है। अब बाजार के जानकारों का मानना है कि इस IPO के बाद इलॉन मस्क का रसूख एक ऐसी ऊंचाई को छू लेगा जहां आज तक दुनिया का कोई भी इंसान नहीं पहुंचा है, यानी वो $1 ट्रिलियन के मालिक बन जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इतने पैसे से मस्क क्या क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंसानी इतिहास में किसी एक व्यक्ति की दौलत का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला और सबसे अकल्पनीय पहाड़ है। एक के पीछे 1, 2, 3, 4, 5 पूरे 12 जीरो। इसे लिखने में जितना वक्त लगता है उतनी देर में एलन मस्क अपनी जेब में करोड़ों रुपए और जोड़ लेते हैं। और अगर IPO के बाद मस्क वाकई में $1 ट्रिलियन वाले शख्स बन गए तो इतनी रकम का वो करेंगे क्या? इतने पैसों से वो क्या कर सकते हैं?
चलिए इसे दिलचस्प अंदाज में आपको बताते हैं। 25 लाख अमेरिकी घर। मस्क अगर $1 खरब खर्चने की सोचते हैं तो इतने पैसों में अमेरिका के लगभग हर बड़े शहर में औसतन कीमत वाले 25 लाख आलीशान घर खरीद सकते हैं, यानी एक पूरा नया देश बसा सकते हैं। 10,000 प्राइवेट जेट्स। मस्क $1 ट्रिलियन में दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट जेट बेड़ा बना सकते हैं। 10,000 सबसे महंगे गल्फ स्ट्रीम G700 प्राइवेट जेट्स और 5 साल तक उनका ईंधन और ऑपरेटिंग खर्च भी अपनी जेब से भर सकते हैं। ट्रंप से 150 गुना अमीर। $1 ट्रिलियन की रकम डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति से पूरे 153 गुना ज्यादा है, यानी मस्क की $1 ट्रिलियन दौलत के सामने ट्रंप की अमीरी महज एक छोटा सा हिस्सा है। अमेरिका की हर स्पोर्ट्स टीम खरीद सकते हैं। खेल के शौकीन मस्क अमेरिका की सभी 32 नेशनल फुटबॉल लीग टीमों को खरीद सकते हैं, साथ ही सभी NBA टीमों को भी। और इतना सब खरीदने के बाद भी उनकी जेब में $500 बिलियन से ज्यादा का खुला पैसा बच जाएगा। 125 देशों की GDP से ज्यादा पैसा, ये आंकड़ा तो सबसे बड़ा है। एलन मस्क की अकेले की दौलत दुनिया की 125 से ज्यादा देशों की सालाना GDP यानी कुल घरेलू उत्पाद से भी ज्यादा है। इसमें नॉर्वे, थाईलैंड, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े और विकसित देश शामिल है। चलिए इसी के साथ कचहरी में इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी हैं।